बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना कल से शुरू हो रहा है। ये माह मुक़द्दस रहमत और मग़फ़िरत का पैगाम लेके आता है। हम सुनो न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने, अपने अमाल को बेहतर बनाने और माशरे में खैर भलाई को फ़रोग़ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस बाबरकत मौके पर हम दुनिया भर के मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, बिलख़ुसूस फ़लस्तीन की हुर्रियत पसंद अवाम के साथ जो तवील अरसे से जुल्म व जबर का सामना कर रहे हैं। हमारी दुआएँ उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अमन, आज़ादी और इस्तेहकाम नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अब हम रुख करते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा और स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकराती अमल के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद वाशिंगटन और तेहरान की जानिब से मिले जुले इशारे सामने आए थे। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने यह कहा कि सिफारती बातचीत कुछ हवालों से अच्छी रही और दोनों फरीकों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया, लेकिन उनका यह भी कहना था कि ईरान अब भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ करदा चंद रेड लाइंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मुस्बत करार देते हुए कहा कि बुनियादी उसूलों पर मफ़ाहमत तय पा चुका है और दोनों फरीक मुमकिन मुआहदे के 2 मुसव्वदे तैयार करके उनका तबादला करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फौरी मुआहदा मुतवक्के नहीं है, लेकिन रास्ता खुल चुका है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा और अगर कोई तस्दीक चाहता है तो तेहरान ज़रूरी इक़दामात करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अपने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी वफ्द की ओमानी हुकाम और आलमी जौहरी इदारे के सरबराह से मुलाकातों के बाद मुज़ाकरात एक अहम और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इन तमाम कोशिशों में ओमान का किरदार कलीदी रहा है। मस्कत ने रवा माह फरवरी में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की और वो अब भी इन मुज़ाकरात में एक अहम और फैसलाकुन किरदार अदा कर रहा है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बहुत सा काम बाकी है, लेकिन अगले मरहले के लिए वाज़ेह इक़दाम तय पा चुके हैं। गुज़श्ता साल जून में इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद ये अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पहली संजीदा सिफारती कोशिश है। उधर सिफारतकारी के साथ अस्करी तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फौज जो है वो इस इम्कान के लिए तैयारियां कर रही है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तवील कार्रवाई की जा सके। अमरीका पहले ही अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन खित्ते में तैनात कर चुका है, जबकि USS जेराल्ड R फोर्ड भी खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इंकलाब ने आबनाए हरमुज़ में मशक़ें की और चंद घंटों के लिए उस अहम आबी गुजरगाह के कुछ हिस्से बंद रखे जो खलीजी तेल की बरामदात का मरकजी रास्ता है। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। दोनों ही फरीक बज़ाहिर मुआहदे की समत कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एतमाद की कमी और खित्ते में कशीदगी अब भी इस अमल को नाजुक बनाए हुए है। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि यह पेशरफ्त किसी ठोस मुआहदे में ढलती है या दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती डेडलॉक बरकरार रहता है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए आए न्यूक्लियर फिजिस्ट सीनियर तजियाकार डॉक्टर परवेज हूद भाई ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया मुज़ाकरात हैं, आप समझते हैं ये वाकई किसी बड़ी पेशरफ्त की जानिब बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि कुछ निकात पे डेडलॉक जो बरकरार है, जिसे ईरान कहता है कि ये ट्रंप की रेड लाइन हो सकती है, हमारी नहीं, उसके ऊपर आने वाले दिनों में मजीद कोई गंभीर सूरत हाल होगी? जी, हमें ये नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यकीनन अमेरिका ने यहाँ बड़ा अपने एयरक्राफ्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ भेजे हैं और जो ईरान के साहिल के नज़दीक हैं, कोई 300 मील दूर हैं, और इनके ऊपर वो जहाज हैं, वो तैयारे हैं जो इनके न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह कर सकते हैं। तो इन धमकियों के पेश नज़र ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब कहने को तो जिनीवा में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, उनका कहना है कि ये मुज़ाकरात हौसला अफजा थे कि कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमेनाई ने कहा है कि हम अमेरिका की धमकियों को हरगिज़ नहीं मानेंगे और अगर वो हम पर हमला करता है तो हम भी अमेरिका को सबक सिखाएंगे और हम उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो ईरान का मौक़िफ़ है
वो ये कि हाँ, हम न्यूक्लियर मसाइल के ऊपर बात कर सकते हैं, और इसमें ईरान की ये पेशकश है कि जो यूरेनियम उसके पास इस वक्त अफजूदा हालत में है, उसे वो उसकी एनरिचमेंट की सतह कम कर सकता है, यानी कि उसमें यूरेनियम 238 मिलाया जा सकता है ताकि यह बम के लिए इस्तेमाल ना हो सके। नहीं अच्छा डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात तो बहुत सारे लोगों से होती है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ या तकनीकी मामलात के ऊपर मालूमात बहुत कम लोगों को दस्तयाब होती हैं। ये ज़रा सादा से अल्फाज में समझा दें कि अगर यूरेनियम 60% अफजूदा हो चुका है तो उसको मज़ीद अफजूदा करने के तरीक़ाकार होंगे, उसकी जो हैयत है उसको तब्दील करने का तरीका क्या होता है, यानी उसे 40% तक लाना, 20% तक लाना, 20% से कम लाना, उसका तरीक़ाकार बुनियादी तौर पे होगा क्या? तो यूरेनियम की दो इकसाम हैं। एक जो यूरेनियम 235 है, 235, और एक जो यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 बम के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसमें वो ताकत नहीं है जो बम के मादे के लिए दरकार होती है। ठीक है। यूरेनियम 235 असल मादा है, और अगर इसकी अफजूदगी 90% तक बढ़ा दी जाए तो फिर ये बम में बाआसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो चूंकि ईरान अब उस की अफजूदगी 60, हमें ठीक तो नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि ये बातें आईएए के इल्म में भी नहीं है, मेरी खबर में क्या होगी। तो अगर ईरान ने ये 60% कर दिया है तो 90 तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है, 2-3 माह के अंदर हो सकता है, बशर्ते कि उसके सेंट्रीफ्यूज अब भी काम कर रहे हों। लेकिन अमेरिका ने कुछ महीने पहले हमला किया था फोर्डो न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर, और फोर्डो को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये नहीं पता कि कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जेर जमीन था, और इस पर जो बम, जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं वो दागे गए थे। तो हम ये नहीं जान सकते कि कितना नुकसान हुआ और कितना बचा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि ये तो हो गया 60% उन्होंने अफजूदा किया हुआ, अब उसमें ये भी बात होती है कि ये 300 kg के करीब है। आपको याद होगा कि माजी करीब में जब हमला होना था इज़राइल का, जब ये जंग 12 रोज़ा इनकी शुरू होनी थी, उससे पहले ये बात होती थी कि शायद ईरान ने एटम बम बना लिया है। फिर ये कहा जाता था कि जितना इन्होंने यूरेनियम अफजूदा कर लिया है, इससे 8 एटम बम बनाए जा सकते हैं। हर एक की तादाद, हर एक की कयास आराई में मुख्तलिफ होती थी। क्या उसकी क्वांटिटी के ऊपर ये मुनहसर होता है कि कितने एटम बम इससे बनाए जा सकें, या उसके अफजूदा होने पे होता है कि इतने फीसद अफजूदा हो जाए तो फिर उससे इतने एटम बम बनाए जा सकते हैं? अगर आपके पास 60% अफजूदा यूरेनियम हो, यानी कि 60% यूरेनियम 235 और 40% बाकी यूरेनियम, तो उससे बम नहीं बन सकता। ठीक है। आपको 80, 85, 90% तक जाना होगा, और जितना ऊपर जाएंगे इतना ही बेहतर बम बन सकता है। यानी अगर 90% अफजूदा हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? यानी 300 kg की बात होती है, तो फिर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे एक बनता है? 15 से लेकर 25 किलोग्राम तक, उससे कम बहुत मुश्किल है। तो फर्ज तो मान लीजिए कि कोई 20 किलोग्राम चाहिए, उसे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन 20 काफी होता है। तो अगर 300 किलोग्राम है तो उसको 90 तक पहुंचाया गया, तो इससे 10 बम तो बन ही सकते हैं। लेकिन अब तक 90 की तो कोई खबर आई नहीं है, 60 की खबर आई है। आप ये समझते हैं कि ईरान में कैपेसिटी है कि वो 90 तक ले जाए, या फिर आप ये समझते हैं कि ईरान में कैपेसिटी ही नहीं है, सिर्फ खदशात हैं? अगर अमेरिका ने हमला न किया होता तो वो सेंट्रीफ्यूज बहुत आसानी से 60 को 90 तक पहुंचा सकते हैं। वो तो मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों की जरूरत है,
ख्याल नहीं, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये 60% हो तो उसको कोई 3 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर 90 तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है कि जब आप जमीन से खोद कर यूरेनियम निकालते हैं और उसको 5% तक पहुंचाते हैं, उसके बाद ये काम आसान से आसान होता चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि एक तरफ ईरान ये कहता है कि हमारे मकासद में एटम बम बनाना शामिल ही नहीं है, तो फिर 60% तक यूरेनियम को अफजूदा क्यों किया गया? अपनी शराइत मनवाने के लिए किया गया है, जबकि वो अभी इस बात के ऊपर भी तैयार है कि हम इसे मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म नहीं कर सकते, हम अपने तहकीकाती मामलात में और तवानाई के मामलात में इसे जारी रखना चाहते हैं। हाँ, 20% से भी कम कर सकते हैं, तो 60% तक फिर लेके जाने की वजूहात क्या लगती हैं आपको? जी, बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब सवाल है। अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि बिजली घर में, एटमी बिजली घर में इस्तेमाल करना हो तो 5% काफी होता। ठीक है। अगर न्यूक्लियर सबमरीन में इस्तेमाल करना हो तो आपको 70-80% चाहिए होता। ठीक है। लेकिन ईरान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन तो है नहीं, ऐसा कोई आबदोज नहीं है, ना बनाने या बनने की कोई उम्मीद कर सकता है। लिहाजा 60% तक जाना ये इस बात की दलील है, या मैं ये कह सकता हूं, ये मुंह बोलता सबूत है कि ईरान बम बनाना चाहता था। और उस ईरान का मौकफ ये है कि इसराइल के पास तो 200 से ज्यादा एटम बम है, तो हम क्यों ना बनाएं, हमें भी तो खतरा है। लेकिन अमेरिका जाहिर है कि ये बात नहीं मानता, और इसराइल तो इस पर तुला हुआ है कि पूरे मशरक़ वस्ता के ऊपर वो अपना कब्जा जमाए, ईरान को डराए धमकाए, और ईरान के जितने हामी हैं, हिजबुल्ला और हमास वगैरह, इन सब को जेर कर दिया जाए। और ये जो इस वक्त अमेरिका का बहरी बीड़ा वहां खड़ा है, ये इस बात की दलील है कि अमेरिका और इसराइल एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी एक ही जैसी सोच है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि जब आपको ये मालूम हो कि आपके ऊपर आलमी पाबंदियां मुसल्लत कर दी गई हैं, आपको ये मालूम हो कि इस तरह की खबर अगर लीक हो जाए तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं, हम उसका दिफा मुमकिन तरीके से नहीं कर सकते और 60% का तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्या ये भी मुमकिनात में से है, जैसा कि आपने खुद इशारा दिया कि IAEA को भी मुकम्मल तौर पे तफसीलात तो है नहीं, कयास आ रही हैं 60%, क्या ऐसा मुमकिन है कि 20% से भी कम हो और सिर्फ वो जो एक हवा बना हुआ है, ईरान उसी हव्वे की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हो कि हाँ हम 20% से कम इसको कर लेंगे अगर हमारे ऊपर आलमी पाबंदियां हटाई जाएं? कभी कभी अपनी ताकत सिर्फ दिखाने को और बताने के लिए भी मफरूज़ों के ऊपर इंसान जो है वो कायम हो जाता है। अब सच्ची बात यह है कि ना आपको पता, ना मुझे पता, ना IAEA को सही तौर पर मालूम, इसलिए कि जो माहदा था ईरान और अमेरिका के बीच में, जो JCPOA कहलाता है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मनसूख कर दिया, ये कहते हुए कि हम किसी माहदे के पाबंद नहीं होंगे, हम बस ये मनवाएंगे कि ईरान एटम बम नहीं बना सकता। लिहाजा ईरान ने फिर, अगरचे NPT से वो दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन उसका एक जो खुसूसी प्रोटोकॉल है उससे वो हट गया है, निकल गया है। तो इस वक्त किसी को सही तौर पर ये इल्म नहीं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि चूंकि ईरान ने जेर जमीन अपने तमाम तंसीबात रख दिए हैं, उधर छुपा दिए हैं, तो 60% हो भी सकता है। अब ईरान का ये कहना है कि चलो हम इस पर बात करते हैं, और सिर्फ इस पर बात करते हैं, हम किसी और चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल कि आप क्या समझते हैं, अभी आपने जैसे इब्तदा में कहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं, ऐसी कौन सी सूरत हाल हो सकती है जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन हो? मैं बहुत सारे लोगों से ये सवाल करता हूं, उनकी आरा जानने के लिए यही सवाल आपसे भी। मेरा ख्याल है सबसे अच्छा ये होगा ईरान के नुक्ता नजर से कि अमेरिका के साथ एक अलग
डील हो जाए जिसमें इसराइल शामिल ना हो। ठीक है। हाँ, ये यकीनन अमेरिका और इसराइल की मिली भगत है, लेकिन इनके बीच में भी, मेरा मतलब ये कि इसराइल और अमेरिका के बीच में भी कुछ इख्तलाफात हैं, और वो अगर बढ़े तो ईरान के लिए अच्छा है और दुनिया के लिए अच्छा है। यानी जो भी मुआहदा हो उसके अंदर इसराइल शामिल ना हो, और इसराइल और अमेरिका के जितने इख्तलाफात बढ़ेंगे उतना ही दुनिया के लिए भी अच्छा है और ईरान के लिए भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज हुद भाई, इस हवाले से नाज़रीन दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बांग्लादेश के साबिक अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपने आखिरी कौमी खिताब में भारत की शिमाल मशरकी रियासतों 7 सिस्टर्स का जिक्र करते हुए एक नई इलाकाई मुआशी हिकमत अमली का जिक्र किया, जिसे भारत के सिफारती हलकों में सिर्फ एक मुआशी तसव्वुर नहीं बल्कि एक मोहताज सियासी पैगाम समझा गया, क्योंकि इन रियासतों में पहले से ही आज़ादी की तहरीक चल रही है और भारत उन पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। ये 7 रियासतें आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश भारत की मजमूई आबादी का सिर्फ तकरीबन 3% है, लेकिन जोग्राफियाई तौर पे ये चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के संगम पर वाक़ होने के बायस गैर मामूली अहमियत रखती हैं। नस्ली एतबार से भी इन रियासतों के शहरियों की अक्सरियत खुद को भारत से मुख्तलिफ और मशरकी एशिया से ज़्यादा करीब ख्याल करती हैं। इन रियासतों में मजहबी तनूव भी नुमाया है। आसाम में मुसलमानों की बड़ी तादाद बसती है, जबकि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाइयत अक्सरियती मजहब है। 1947 में तकसीम हिंद के बाद से इस पूरे खित्ते ने बदअमनी, शोरशों और मुसल्ला तहरीक का सामना किया। कुछ अंदाजों के मुताबिक इन रियासतों में अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक और बेशुमार बेघर हो चुके हैं। इन रियासतों में 400 से ज्यादा कबाइल बसते हैं, जिसके बायस भी इस खित्ते का समाजी ढांचा बहुत ज्यादा पेचीदा है। कई मुसल्ला तंजीमें खुद मुख्तारी या अलहदगी का मुतालिबा करती रही हैं। आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने 1979 में अलहदा रियासत की मुहिम शुरू की, जबकि मणिपुर में मैतेई और कुकी गिरोहों के दरमियान हालिया नस्ली कशीदगी को बाज मुबस्सरीन कम शिद्दत की खाना जंगी से ताबीर करते हैं। नागालैंड में भी बरसों से अलहदगी पसंद तहरीक जारी है, जबकि त्रिपुरा में भी वक्तन फवक्तन मुसल्ला तसादुम होता रहा है। इस पूरे मंजरनामे में अगर इस खित्ते को भारत की बजाय एक जुदागाना मुआशी इकाई के तौर पर पेश किया जाए तो इसके सिफारती मुज़मरात दूर रस हो सकते हैं। तजियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश खुद को एक इलाकाई गेटवे के तौर पर मनवाना चाहता है, जो खुश्की में घिरे नेपाल और भूटान को समुद्री रास्ता फराहम करने के अलावा भारत की शिमाल मशरकी रियासतों को भी आलमी मंडियों से जोड़ सकता है। भारत के लिए यह मामला सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं है, बल्कि वो खौफजदा है कि ये रियासतें अगर मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो गई तो ये भारत की बालादस्ती को चैलेंज कर सकती हैं, जिन्हें दबाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करता रहा है। बांग्लादेश में हालिया सियासी तब्दीलियों ने भी भारत की तशवीश में इजाफा किया है, क्योंकि अब बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं रही, जो दिल्ली के मफादात का इस अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ कर सके जैसा माजी में किया जाता रहा। यूं भारत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसका खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तंजीकार रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, क्या बांग्लादेश के साबिक अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस का जो 7 सिस्टर से मुतल्लिक बयान था, इसे हम एक मुआशी विजन समझें या फिर एक मोहतात सिफारती इशारा समझें? मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मोहतात सिफारती इशारा था, और जिस तरह आपने हक़ाइक़ का तज्ज़िया किया है और आपने बयान किया है, हक़ाइक़ एक्चुअली यही है। ऑन ग्राउंड इससे सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब है। और ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, इनकी जोग्राफियाई अहमियत अपनी जगह पर, एक चीज़ हम जो आमतौर पर इसमें नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर आप सिर्फ आसाम को ले लें, त्रिपुरा को ले लें, तो ये बांग्लादेश से ज़्यादा करीब है हर लिहाज से। आसाम में जो जुल्म किया है भारत ने 2019 में, जब उन्होंने एक यकमुश्त, उनके मुताबिक 17 लाख खानदान थे, लेकिन ऑन ग्राउंड 47 लाख खानदान थे जिनकी शहरियत मनसूख कर दी। वो बंगाली थे जो ईस्ट पाकिस्तान से उस वक्त अब बांग्लादेश से उठ के आए थे। इनको लेके आया गया था लड़ाई लड़ने के लिए हमारे खिलाफ। अब उनकी शहरियत मनसूख कर दी गई है। तो ये इलाका इसके राइट फॉर जो भी डॉक्टर यूनुस ने एक इशारा किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ मई में कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त बांग्लादेश से
हमारे साथी जो फौजी अफसर थे 71 तक हमारे साथ, उनमें बाकायदा मैसेज आए थे हमें कि अगर भारत ने ज्यादा पंगा लिया तो बांग्लादेश इज रेडी टू अटैक दिस चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको हम कहते हैं। तो वो बांग्लादेश इससे ज्यादा तैयार है और ये रियासतें भी इससे ज्यादा तैयार हैं। एक और चीज, जो चीन की जो प्रेजेंस है इसके नॉर्थ ईस्ट में रियासतों के, अगर आप देखें तो तिब्बत तक तो चीन पहुंच गया हुआ है जी। तिब्बत तक रेल भी ले गया चीन। अब जो वहां पर एक डैम बनने का मंसूबा बन रहा है, अगर वो चीन जो है वो शुरू कर देगा जब, तो फिर भारत की जो भी बालादस्ती की आप बात कर रहे हैं वो तो खत्म हो ही जाएगी, भारत टूट के हो भी जाएगा। लेकिन एक हकीकत और याद रखिए आशीष सर, हमने पाकिस्तान में भी हमने जो हमारी बदकिस्मती है कि हमने भारत को सीधा स्टडी किया ही नहीं है। भारत में हिंदू माइनॉरिटी में है इस वक्त, हमेशा से थे। 47 की जो फिगर्स थी वो भी उन्होंने फर्ज की थी, उसके बाद भी जो उन्होंने नॉन हिंदू को हिंदू डिक्लेयर किया सिर्फ इसलिए कि एक मेजॉरिटी दिखाई जा सके। फिर भारत के अंदर जो दूसरा बहुत बड़ा मसला ये है कि नॉर्दर्न भारत और सदर्न भारत की कोई कल आपस में नहीं मिलती। ये द्रविडियंस है, वो अपने आप को एलियंस कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया वाले वो समझते हैं कि हम उनका हक है कि ये जो बाकी जो इंसानियत वहां पे रह रही है उनके कदमों का कदमबोसी करती रहे। तो भारत के लिए खतरा ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो गोल्डन स्टेट्स की आप बात करें, 7 स्टेट्स की, भारत के लिए खतरा ये भी है कि अगर ये थोड़ी सी भी आगे मूव बढ़ेगी तो सदर्न इंडिया इज आल्सो राइट टू एक्चुअली रन अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ जो भी भारत। जनरल साहब एक चीज ये बताइए कि इतना अरसा बीत चुका, शोरशें मुख्तलिफ मौक़ों पे उठती रहीं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती रही, भारत ये तरीका क्यों ना अपना सका कि उनको अपनी तरफ राग़िब कर सके? अभी भी अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के वज़ीर आला हैं आसाम के, वो बाकायदा तौर पे एक गन उठाते हैं और कुछ तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं, एक वीडियो लगाते हैं सोशल मीडिया पे जो थोड़ी देर में वायरल होती है और फिर उसको हटा दिया जाता है कि उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जा सके। यूं लगता है कि जैसे सरकारी सरपरस्ती में बारहा ये कोशिश की जाती रही कि शोरिश वहां पे जिंदा रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है? देखिए सब मैंने पहले आपसे अर्ज की थी ना कि भारत में हिंदू जिसको हम मेजॉरिटी हम समझते हैं और हम हिंदुत्व का नाम देते हैं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है, हिंदू माइनॉरिटी में है और वो जो गलबा अपना कायम रखना चाहते हैं। अगर ये शोर से खत्म होने, अगर आप समझते हैं इस खित्ते को अमन चाहिए तो 7 स्टेट्स को और इसके साथ सदर्न इंडिया को, इनका जो मसला है भारत का हमेशा ये रहा है कि चूंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं है ना, जिसका पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है कि इस्लामिक स्टेट है, ये हम बड़े प्राउडली बात करते हैं। आप ईरान को ले लें, वो एक और बात करते हैं, वो उनकी अपनी एक पर्शियन जो नेशनलिज्म है उनका है, इस्लामिक स्टेट नहीं है सारी। भारत क्या कहता है अपने आप को? भारत कभी सेकुलरिज्म का कभी कुछ, तो भारत अपने अगर ये छोड़ दे सब कुछ, हथकंडे हटा दे, तो भारत का वजूद खतरे में पड़ना पड़ेगा नहीं, बल्कि भारत तो एक्चुअली टोटली ऐसी रियासत है जिसका वजूद नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, चिकन नेक को लेके आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में चीन में बांग्लादेश के संगम पे वाक़ई ये खित्ता किस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? क्योंकि हर तरफ से प्रेशर है, नेपाल के साथ भी लड़ाई झगड़े जारी रहते हैं, भूटान भी आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो इशू चल रहा है वो भी सभी के सामने है, फिर बांग्लादेश में अगर मुखालिफ पॉलिसी आ गई तो नतायज उसके तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तो भारत को चैलेंजेस क्या होंगे और आउटकम उसका क्या निकल सकता है? मुझे तो कभी इस बात में शक नहीं रहा कि भारत ने टुकड़े टुकड़े होना है, और स्टार्ट कहां से होगा, कश्मीर से होगा या चिकन नेक से होगा? स्टार्ट तो एक ये भी होगा, आज निकल होगा स्टार्ट इसका। चिकन नेक इतनी ज्यादा क्रिटिकल है उनके लिए, क्योंकि अगर ये कट जाती है और ये रास्ते और अपनी शनाख्त में आ लेती हैं किसी तरीके से, तो अभी जो है इनकी बनती भी है इनकी, तो बाकी जो भारत है वो तो सिर्फ कश्मीर का कैदी रह जाएगा ना। फिर कश्मीर की मर्जी होगी जब भारत को आजाद करे, और भारत जैसे ही कश्मीर से सो कॉल्ड जो है भारत की बात करूंगा आजाद होता है, तो ये फिर
फिर तो इसका वजूद रहने की कुछ वजह नहीं रह जाती ना। मसला ये है, हम ये बात नहीं समझ रहे हम लोग सारे। भारत का खित्ते में वजूद एज ए कंट्री एक रियलिटी ऐसी है जो सब कुछ समय भुला दिया हमने। इसका इस खित्ते में वजूद नहीं होना चाहिए एज ए रियासत, क्योंकि कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मुख्तलिफ लोगों मुश्तरक हो। इसमें कोई ऐसी चीज कॉमन नहीं है जो इनको जोड़ती हो। तो सर, आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने आप को एक मुअस्सर इलाकाई गेटवे में तब्दील कर सकता है, या फिर नेपाल और भूटान को समुद्री रसाई देने का जो मंसूबा है वो खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील कर देगा? ऑब्वियसली भारत, बांग्लादेश इसके लिए तैयार है। देखिए, चीन के फुटप्रिंट्स जो बांग्लादेश में है ना जी, उसकी भी थोड़ी स्टडी कीजिए आप। वो बहुत बड़ा एक एनर्जी पार्क बना के बांग्लादेश में दे रहा है उनको वहां पे, और फिर उनको डैम्स बना के दे रहा है वहां पे। ये क्या वजह है? ये क्योंकि चीन को भी पता है कि जब ये बर्मा, भारत, बांग्लादेश, ये जब उसके नगु नहीं मैं बात कर रहा है, जब उनके ताल्लुकात उनके उस लेवल पर आ जाएंगे जैसा पाकिस्तान और चीन के हैं, तो फिर चीन के लिए बहुत से रास्ते इंडियन ओशन में आने के और खुल जाते हैं। कोई चीन को जो उनका ख्याल है ना अमेरिका का कि वो स्टेट ऑफ मलाक्का में ब्लॉक कर देगा और चीन की सारी सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी, तो चीन के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान तो एक रास्ता है ना उसके लिए। चीन जो अपने जो ग्वादर की बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि बांग्लादेश और इस चीज बर्मा में जो चीन का असर रसूख है, ठीक है, तो वो अगर ये भी साथ हो जाए तो फिर अमेरिका का इस खित्ते में वजूद भी खत्म हो जाएगा। स्टेट ऑफ मलाक्का पर भी जो इस वक्त थोड़ा बहुत आपको नजर आता है कि भाई वेस्टर्न पावर्स का, अमेरिका का असर रसूख है, वो भी खत्म हो जाएगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि चीन का ताल्लुक भी पाकिस्तान के साथ जिस तरह है वैसा बांग्लादेश के साथ हो जाए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अगर ये जनूबी एशिया में ताकत की नई बिसात बिछ रही है तो उसमें फिर और कौन से ममालिक होंगे जो इस ब्लॉक का हिस्सा होंगे? देखिए, आपने वस्ती एशियाई रियासतों की तरफ आप देख लीजिए, आप ईरान को देख लीजिए, आप देख लेना कि ये अगर आज जब देखते हैं तो मशरिक उभरते हुई जो ताकत है, ऐसे बात तो नहीं कर रहे दुनिया सारी, मशरिक एक उभरती हुई ताकत है, मगरब एक ढलती हुई ताकत है। तो मशरिक का ये जिसकी आप बसात बनने, ये बन रही है ऑलरेडी, और इन सर्टन वेज अगर आप देखिए तो ऑलरेडी है ये ऑन मौजूद। अगले दिन अगर आपने सुना हो बयान, तो माउंट MBS जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बड़ा वाज़ेह कहा है कि सऊदी अरेबिया, द किंगडम विल ट्रेड इन ऑल करेंसीज, और जो डॉलर की जो बसात बनी थी पूरी दुनिया में, ये सऊदी अरेबिया की वजह से ही बनी थी, तेल की वजह से बनी थी। अगर सऊदी अरेबिया यहां तक करने को तैयार है तो बाकी तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कैसे बैलेंस ऑफ पावर कैसे शिफ्ट होगा। यानी मशरिक जो उभरती हुई ताकत है और मगरिब जो ढलता हुआ इस वक्त ज़वाल है, इन दोनों के माबैन अगर मौजूदा बिसात देखी जाए तो उसमें इस खित्ते की बिसात, इसके मालिक जो है उनका किरदार बड़ा अहम होगा। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, नमीबिया के खिलाफ ग्रुप मैच में कामयाबी ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में पहुंचा दिया, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट अब भी भारत से शिकस्त पर गम गुस्से में है। T20 वर्ल्ड कप की इस अहम तरीन मुकाबले में ना शाहीन अफरीदी की रफ्तार फायदा दे सकी, ना इब्रार अहमद की स्पिन असरअंदाज हो सकी, ना शादाब खान का तजर्बा काम आया। बैटिंग में भी वो एतमाद नजर नहीं आया जिसकी बड़े मैच में जरूरत होती है। बाबर आजम, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान इब्तदा में ही दबाव का शिकार हुआ, संभल न सका, और उस शिकस्त ने यह वाजे कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप से पहले अगरचे पाकिस्तान ने ICC को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, लेकिन मैदान में कारकर्दगी दिखाना भी अहम होता है। आदादुशुमार भी पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा नहीं रहे। T20 वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबलों में दोनों टीम्स के माबैन अब तक 9 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 8 में भारत ने कामयाबी हासिल की, जो किसी भी टीम का एक ही मद्दे मुकाबिल के खिलाफ सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड है, जिससे यह साबित हुआ कि बड़े मुकाबलों में भारत के खिलाड़ी आसाब पर काबू रखते हैं और मौके से बेहतर फायदा उठाते हैं। सुपर 8 मरहला इसलिए भी अहम है कि यहां मामूली सी गलती की भी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम्स का सामना करना है। सिर्फ 2 टीम
टीम्स ही सेमीफाइनल तक पहुंच सकेंगी, इसलिए हर मैच फैसलाकुन होगा। नमीबिया के खिलाफ जीत ने कौमी टीम के एतमाद में जरूर इजाफा किया है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ग्रुप मरहले में पाकिस्तान ने तमाम फतुहात टेस्ट क्रिकेट न खेलने वाली टीमों के खिलाफ हासिल किए हैं। भारत के खिलाफ मैच में बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबे कमजोर दिखाई दिए, खासतौर पे टॉप ऑर्डर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में व्हाइट वॉश को मस्बत पेशरफ समझा गया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलवी टीम उस वक्त आउट ऑफ फॉर्म थी, इसलिए इस कामयाबी को हतमी मायार नहीं बनाया जा सकता। टीम में तब्दीलियां भी तवज्जो का मरकज नहीं है। नमीबिया के मैच में शाहीन अफरीदी और इब्रार अहमद की जगह सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को शामिल करके टीम कॉम्बिनेशन में तवाजुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही खिलाड़ी सुपर 8 के दबाव में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे? बड़े टूर्नामेंट्स में सिर्फ सलाहियत काफी नहीं होती, कारकर्दगी में तसलसल और एतमाद जरूरी होता है, और पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। अगर बैटिंग लाइन मुस्तहकम रहे, मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी निभाए, बॉलर्स मंसूबाबंदी के साथ गेंद करवाएं, तो सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन है। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान और भारत का एक और मुकाबला शायकीन के लिए यादगार हो सकता है। पाकिस्तानी शायकीन यही चाहेंगे कि अगली बार मुकाबला यकतरफा ना हो, बल्कि दोनों टीमें बराबर की टक्कर दें और नतीजा आखिरी ओवर तक सनसनीखेज रहे। इसी मंजर में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हाफिज इमरान साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, नमीबिया के खिलाफ तो कामयाबी मिल गई, सुपर 8 मरहले तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या ये कामयाबी जो है वो सुपर 8 में मायार कायम रखने के लिए काफी? देखिए, सुपर 8 मरहले तक पाकिस्तान का जाना खुशाइंदा। 3 मैचेस अब पाकिस्तान को और मिलने हैं, और उन 3 मैचेस में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी होती है इस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन माजी करीब में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हुए निस्बतन बेहतर टीमों के खिलाफ हम अच्छा खेल पेश नहीं कर सके हैं। और सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि जब हम निस्बतन बेहतर टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो उस वक्त खिलाड़ी वैसे खेल का मुजाहरा क्यों नहीं करते जैसा आज आपने नमीबिया का जिक्र किया। तो आज भी तो शादाब खान ने आउट किए हैं ना, इंडिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया था। अबरार अहमद को सिर्फ इंडिया के खिलाफ रन हुए, आज वो बाहर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। वहां पर पाकिस्तान ने सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। इंग्लैंड इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहा इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर, उनके मिडिल ऑर्डर बड़ा मजबूत है, स्पेशली जब वो ऊपर से खेलते हैं टिम साइफर्ड और फिन एलन, तो वो एक हरीफ हैं किसी भी बॉलिंग लाइन के लिए। उनके मिडिल ऑर्डर में भी डैरल मिचर और ग्लेन फ्लिप जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। पाकिस्तान को जो आने वाले मैचेस में अगर कोई चीज़ फ़ायदा दे सकती है तो वो पाकिस्तान का स्पिनर्स हैं कि अगर ये चल जाते हैं बेहतर तरीके से और मुखालिफ टीमें इनके खिलाफ आज़ादाना रन्स नहीं बनाते, पाकिस्तान के बैटर्स इतने रन्स ऑन बोर्ड कर देते हैं कि जो इनको काम दे सके। टॉस पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगा आने वाले दिनों में। तो ये ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, और एक ही उम्मीद है कि रन्स ऑन बोर्ड लगें और स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं। वगरना जो हालात हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के और जो इस टीम के और जिस अंदाज से इस टीम को चलाया जा रहा है और जिस अंदाज में इस टीम के खिलाड़ी इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर खेल पेश कर रहे हैं, वो देखकर तो आपको लगता है कि आप नमीबिया के खिलाफ जीते, आप यूएस के खिलाफ और नीदरलैंड्स के खिलाफ जीते। एक मैच आपका अच्छा था और वो आप बुरे तरीके से हार गए, तो वो ये किस चीज का इजहार है? अच्छा, हाफिज साहब, आप एक चीज बताएं, क्या आप ये कैलकुलेशंस के ऊपर और पेशीन गोइयों के ऊपर एतबार करते हैं कि जो अभी बातें चल रही हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड में बाहर हो गया था, 2009 में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड में बाहर हो गया, 2017 में पहले राउंड में बाहर हो गया, तो हम ये तीनों मौकों के ऊपर जो जीते हैं, तो अब भी ये पहले राउंड में बाहर हो गया तो हम फिर भी जीतेंगे? क्या ये जो गुफ्तगू होती है ये हिस्से मजाक को बढ़ाने के लिए होती है या इसके पीछे भी कोई मंतक होती है? देखिए, बात ये मंतक तो कोई नहीं है, मजाक वाला पहलू आप देखा जा सकता है। और जब हम हारे हैं उस वक्त कौन जीता था उसका तो कभी कोई स्टैट नहीं आता। जब हम हार रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है। अब देखें, अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया उनकी फास्ट बॉलिंग ही कोई नहीं थी। पाकिस्तान से हार कर गए, हमने खुशियां मनाई और वहां पर जाकर जिम्बाब्वे से भी हारे और वर्ल्ड कप में बाहर हो गए। वर्ल्ड कप में बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो ये जो आदादो शुमार हैं, ये खेल हैं, ये तो ऐसे पाकिस्तान में, ये तो आपने आदादो शुमार बताया ना, पाकिस्तान में इस तरह के आदादो शुमार भी उन पर अमल होता है कि फलां खिलाड़ी के 14वें ओवर में विकेट मिलती है, इसको 14वां ओवर ही करवाएं। अब ये कौन सी मंतक है? ये कौन सी मंतक है? वो उस वक्त आउट हो गया, वो उस वक्त आउट हो गया। और 92 के वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सारे लोग उसको जोड़ते रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से। 92 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम थे, जावेद मियादाद थे, इंजमामुल हक थे, आकिब जावेद थे, मुश्ताक अहमद थे, मोइन खान थे, सलीम मलिक थे, आमिर सुहेल थे, रमीज राजा थे,
वो इन जैसा कोई बल्लेबाज दिखाए ना। कोई वसीम अकरम है आज की टीम में, जावेद मियांदाद है आज की टीम में, इमरान खान है आज की टीम में। तो सलाहियत का बहुत फर्क है। उस वक्त जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली थी, उन्होंने अपने खेल से मैच को बदला था, ठीक है। अब इनमें वो सलाहियत इस वक्त नजर नहीं आती है। आपका मतलब 6 स्पिनर्स के साथ आप खेल जाएं और आप 92 का हवाला देना शुरू कर दें, तो उस वक्त कितने स्पिनर्स है पाकिस्तान की टीम में? उस वक्त तो स्ट्रेंथ और थी, आज स्ट्रेंथ और है। अब ये अल्लाह करे कि ये जो विशफुल थिंकिंग होती है ना, खुशगुमानी है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। कौन चाहता है पाकिस्तान ना जीते? अच्छा, पाकिस्तान आप में क्या तो सब लोग- समझते हैं टॉप ऑर्डर की बड़े मैच में नाकामी की वजूहात होती क्या है? देखिए, एक तो यह है कि चूंकि कंपटीशन में जब आप जाते हैं ना, जो अच्छी टीमें होती हैं यासिर साहब, जो स्किल्ड प्लेयर्स होते हैं ना, बासलाहियत होती हैं और परफॉर्मेंस कर करके वो रिपीट कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को, वो आपको मौके नहीं देते ज्यादा। कमजोर टीमों के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं, उसमें आपको मौके ज्यादा मिलते हैं, आपके स्किल्स चैलेंज नहीं होती हैं, आपको प्रेशर नहीं होता अच्छे बॉल्स का। 2 अच्छे बॉल हो ना, अच्छे बॉलर के 2 अच्छे बॉल हो, तीसरे बॉल पे बैट्समैन को डाउट होता है, उसके ज़हन में डाउट्स आते हैं। तो जब वो डाउट आता है तो वो गलती का इम्कान बढ़ जाता है, और यही होता है पाकिस्तान में। इस जो इंडिया के खिलाफ 170 समथिंग पाकिस्तान ने करना था, क्या डाउट था कि यार अगर हमने पावर प्ले में रन्स ना किए तो हम बाद में नहीं कर पाएंगे। तो वो डाउट क्रिएट किया किसने किया? उनकी बासलाहियत गेंदबाजी ने किया, जिसमें हार्दिक पांड्या भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी आपको नजर आते हैं, कुलदीप यादव भी आपको नजर आते हैं, ठीक है। उसमें उनके वरुण चक्रवर्ती भी नजर आते हैं, तो अक्षर पटेल भी हैं। तो डाउट क्रिएट जब होता है आपके ज़हन में, तो आपकी स्किल सबसे पहले चैलेंज होती है। और अगर आप उतने बासलाहियत हैं जितना आपका हरीफ है, तो फिर आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, वगरना वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में यही हुआ। जो आपने इब्तदाई ओवर्स का हवाला दिया है, उसमें सबसे बुनियादी चीज स्किल है, उसके साथ आपकी हार्डवर्क है और आपका प्रोसेस अच्छा, है फिर कि आपने बॉलिंग के हवाले से आपकी क्या राय है? यानी पहला ओवर जो करवाया गया उसमें तो ये लगा कि ग्रिप पाकिस्तान ने जो है वो हासिल कर ली जब इब्तदाई तौर पे विकेट गिरती है अभिषेक की, लेकिन फिर जब पैर दर पे हमें छक्के चौके पड़ने लगते हैं तो आसान खता हो जाते हैं। उस्मान तारिक को जिस जगह पे लाया गया, क्या वहीं पे ही लाना चाहिए था? कमेंटेटर तो उस वक्त ये बात कर रहे थे कि हैरत अंगेज है कि इसे इस नंबर पे क्यों लाया गया, इसको पहले भी लाया जा सकता था। देखिए, एक प्लान ये था जो कि कोच ने कहा भी कि हम उसको एंड में लेके आए। ये एक थिंकिंग ये थी कि यार हम पांड्या से, दुबे से और रिंकू सिंह जब आएंगे खेलने के लिए, या इवन सूर्या खेल रहा होगा, तो हम इसके सामने उस्मान को लगाएंगे ताकि वो इसको उस वक्त जो है वो रोक सकें या बड़े शॉट्स खेलने का मौका ना दे। लेकिन आप उनकी प्लानिंग देख लें, उन्होंने बड़ा शॉट खेला ही नहीं, उन्होंने ऊपर से उड़ा दिया। उन्होंने वो जो रन 10 ओवर्स के बाद करने थे, उन्होंने पहले 5 ओवर्स में कर लिए ईशान किशन की मौजूदगी में, तो उनको जरूरत ही नहीं आई। वो सिंगल्स डबल के साथ स्कोरबोर्ड रोटेट करते रहे और रन बना गए। सो ऑपोजिशन अहेड थी, ठीक है। उनकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन पाकिस्तान से बेहतर थी। उस्मान तारिक अगर आपका ट्रम्प कार्ड था या आपका अटैकिंग बॉलर था या विकेट टेकिंग ऑप्शन था, तो फिर आप उसको उनके उस वक्त में लेकर जाते जब रन हो रहे हैं। ये तो नहीं होता ना कि आपका सबसे बेहतरीन बैटर या बॉलर जब मुश्किल हालात हैं तो वो बाहर बैठा रहे या आराम करता रहे, जब आसान सूरत हाल आ जाए तो आप उसको ले आए। सो वो स्किल की बात थी, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान के पास जवाब ही नहीं था, ना गेंद बॉलिंग में ना बैटिंग में। ये एक ओवर अच्छा करने से तो आप नहीं जीतेंगे ना। अच्छी टीमों के खिलाफ आपको 40 ओवर्स अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ती है, और पाकिस्तान 40 ओवर्स टॉप टीम्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलता। अल्लाह करे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 40 ओवर्स पूरी अच्छी क्रिकेट खेले। अगर अच्छी क्रिकेट 40 ओवर्स खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए चांसेस हैं। हमने तो एक मैच में कोई किसी को रन हो जाते हैं, वो पीछे 8 मैचों में आउट करके आ रहा होता है, हम उसको बाहर बिठा देते हैं। आज अबरार के साथ हुआ ना, शादाब खान खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सकलैन मुश्ताक साहब ये फरमा रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का ट्रू पोटेंशियल, या फिर पता नहीं पाकिस्तान में बड़े छोटे का कल्चर होता है, वो पता नहीं किस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। किसी को लगता है कि पाकिस्तान की टीम में स्पिनर ज्यादा है, स्पिन बॉलिंग का कोच नहीं है। पाकिस्तान का बैटिंग कोच जो है वो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई। तो इससे पहले जो मिसबाउल हक थे, इसके मोहम्मद यूसुफ थे बैटिंग कोच, उस वक्त के बैटिंग कोच की मौजूदगी में टॉप क्रिकेटर था ना पाकिस्तान के। इन खिलाड़ियों ने क्या सीखा है? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तवज्जो तकसीम ना करें लोगों की। जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको विजन के साथ बात करनी चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा हो। भाई आपके प्लेयर्स नाकाम हो रहे हैं, आप कोचिंग स्टाफ को पकड़ना आपने शुरू कर दिया है,
और कितनी कोचिंग स्टाफ इनके साथ बने हैं, कितनी सिलेक्शन कमेटियां प्लेयर्स के साथ बदल गई हैं, आपको वो नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा, आपको हनीफ आप मलिक शाहीन और इब्रार की कारकर्दगी के हवाले से क्या राय रखते हैं कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या ट्रेनिंग में कोई फर्क है, तवज्जो उनकी जो किसी और तरफ मबजूल हुई पड़ी? देखें, किसी और तरफ तो चूंकि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और तरफ है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बताया हो तो यासिर साहब मैं जरूर आपके सामने बयान कर दूं। सही। लेकिन एक बात ये है, आपने अबरार का जिक्र किया, अबरार तो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहा था, अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहा था, लेकिन अंडर प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर उसकी बॉलिंग में कुछ फर्क आता है। अब ये काम करने क्या है ना कि उसके ऊपर आप काम करें, आप किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी है। वो अच्छा गेंदबाज है, लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में वो काम आ सकता है। वरुण चक्रवर्ती भी तो खेल रहा है ना, वो भी उस जैसे ही है। जहां तक ताल्लुक शाहीन अफरीदी का, देखें वो बीपीएल से अनफिट इंजर्ड होकर वापस आए और उनको बिल्कुल बगैर किसी किस्म की मैच प्रैक्टिस के पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादाब खान को बनाया गया। तो शाहीन की पेस, अगर आप एशिया कप का वो ओवर देखें जिसमें उन्होंने अभिषेक शर्मा को बॉलिंग की थी, 147 पे था। तो अगर शाहीन 145 प्लस या 145 पे होते हैं बॉल, तो उनकी गेंदबाजी आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। और अगर उनकी पेस 130-35 के अंदर है, तो उसका मतलब ये है कि आपको कुछ देखना पड़ेगा कि वाकईतन वो 100% फिट हैं या नहीं है, क्योंकि शाहीन 145 पे जब आते हैं तो वो मुश्किलात पैदा करते हैं दुनिया के टॉप बैटर्स के लिए भी। तो उनकी फिटनेस के ऊपर अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका तयन करना है कि उन्होंने कैसे खिला लिया उनको, क्योंकि यही आकिब जावेद साहब जब पीसीबी में नहीं थे तो ये कह रहे थे कि हाफिज शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए, उसका फ्यूचर वर्ल्ड कप से ज्यादा अहमियत रखता है। और आज वही आकिब जावेद हैं, आज रमीज राजा कमेंटेटर हैं, आकिब जावेद पीसीबी के डायरेक्टर हैं। उनका बयान आज का आकिब जावेद उस वक्त के रमीज राजा को तनकीद का निशाना बना रहा था, उस वक्त का आकिब जावेद, और आज का आकिब जावेद उसी मसले पर शाहीन को खिला रहा है। सवाल दोनों की जगह पर एक ही है, फिटनेस का इशू है। नहीं, तो फिर वो रमीज राजा साहब उस वक्त जब कहते थे कि स्टार्स जो है बिजनेस इन्हीं से आता है, तो स्टार्स को शामिल रखना जरूरी होता है, तो फिर पीसीबी के नए डायरेक्टर कोई भी हो तो उसी कुलिये के ऊपर अमल कर रहे होंगे। देखें, अब आप देखें, इसका एक मतलब ये है ना कि अगर आपने स्टार्स का, तो क्या ये जो स्टार्स सामने आ रहे हैं, इनसे पहले पाकिस्तान में कोई स्टार नहीं था, रिप्लेस किया ना किसी को, इनको भी तो किसी ने रिप्लेस करना है ना। वो जो रिप्लेसमेंट है वो कहां पर है, आप अब वो अच्छा है या नहीं है। इसी तरीके से शादाब को भी तो वैसे ही खिलाया गया ना, वो अनफिट हुए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब हुआ, एलआरसीए की ग्राउंड में कोचों की फौज जफर मौज ने उनका वहां पे प्रैक्टिस मैच देखे और वो पाकिस्तान की टीम में चले गए हैं। इंडिया के खिलाफ एक ओवर में 17 रन पड़ते हैं, उसके बाद ओवर नहीं मिलता। नमीबिया के खिलाफ वो सारे ओवर पूरे करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो फर्क है ना सर। तो ये जो स्टार्स हैं, ये रिप्लेसमेंट होती है। आज ना सईद अनवर है, ना आमिर सोहेल है, ठीक है, ना वसीम अकरम है, ना वकार यूनुस है, ना शोएब अख्तर है, ठीक है, ना सकलैन मुश्ताक है। तो किसी ने रिप्लेस किया ना उनको। तो आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्या इनको ये नहीं पता कि हमने इनके मुतबादल किसको लेकर आना है? और आज ख्वाजा नाफे को खिला दिया है। जनाब, ये जब तक प्रोसेस के ऊपर नहीं आएंगे, प्लेयर्स की एज क्रिकेट, उनकी सारी की सारी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सारी की सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी, वो बिल्कुल तैयार होकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आएंगे। उस वक्त तक आपके यही हालात होंगे। गुज़िश्ता 4-5 वर्षों में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसने T20 में सबसे ज्यादा डेब्यू करवाए हैं दुनिया में और सबसे ज्यादा तब्दीलियां पाकिस्तान ने इस हवाले से की हैं। लेकिन क्या आपकी टीम स्टेबल हो पाई है? नहीं हो पाई, क्योंकि आप अपनी आंख को फौरी तौर पर जो अच्छा लगता है उसको पाकिस्तान की टीम में डाल देते हैं और 2 मैचों के बाद वो बुरा लगना शुरू कर देता है। आकिफ जावेद, जमान खान, जहादात खान, आमिर जमाल, एहसान उल्लाह, शाहनवाज धानी, अब्बास आफरीदी, ये क्या नाम है, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मतलब आप फास्ट बॉलर्स के नाम गिन लें, अरशद इकबाल, एक से बढ़ के एक आपको लगेगा। और लगभग 18 बॉलर बन जाते हैं पाकिस्तान के, लगभग फास्ट बॉलर्स। उनमें से कितने हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं? 3 तो इसमें भी खेल रहे हैं, फहीम अशरफ है, शाहीन आफरीदी है, नसीम शाह है, ठीक है, मूसा खान भी एक फास्ट बॉलर था। तो ये कहां पर गए? पाकिस्तान ने एक दिलचस्प चीज, दिलचस्प में तकलीफ दे है, 2022 का वर्ल्ड कप यासिर साहब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं था, जो खिलाए थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। शान मसूद को बैसियत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया गया 4थे नंबर पर और वो ओपनर थे। 2026 में हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है,
उस वक्त बाबर आजम ओपनिंग करते थे, शान मसूद मिडिल ऑर्डर में खेले। आज शान मसूद तक का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। आज बाबर आजम नंबर 4 पर खेल रहे हैं। तो कहां पर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे मुफक्किरीन जो ये कहते हैं कि शायद उनकी वजह से पीएसएल कामयाब हो रही है? अगर पीएसएल उनकी वजह से कामयाब हो रही है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई बदरूमें चला रही हैं? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इसके फैसले कोई और करता है? ये भी वही लोग करते हैं ना। तो ये जो फैसला साजी है कमजोर है। हम चले गए हुए हैं सिर्फ उसके ऊपर, क्या नाम है उसको, फ्लैशी चीजों के ऊपर। खबर अच्छी बन जाए, अच्छी बन जाए, 4 घंटे वो अच्छे चल जाएं और बाद लोगों की तवज्जो तकसीम रहे। इसलिए जो तजर्बाती मराहिल जो हैं जो दहाइयाँ दर दहाइयाँ चलते रहे, उनके नतायज अब भुगते जा रहे हैं। जब तक देर पा मुस्तकिल मिजाजी के साथ फैसले नहीं होंगे तब तक कोई आउटकम उसका बेहतर नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब। इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।